नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो आज देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 विथ न्यूमेरिकल अच्छे से उसको एंड कर दिए थे। आज हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 आज अपना चैप्टर क्या है? चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आज का चैप्टर क्या है आपका? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, करंट के समझने के पहले, अगर आप करंट को समझना चाहते हैं, पहले हम आपको कुछ एटम के मॉडल के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे हम इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण, अगर आप लोग इसका डेफिनेशन पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्या होता है कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यही पढ़े थे। लेकिन अब हम अपनी समझ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा डेप्थ में चलते हैं और समझते हैं चीजों को कि रियलिटी में है क्या। देखिए, तो आपका चैप्टर क्या है आज का? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, यहां पे एक शब्द होता है इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें तो परमाणु के भीतर, किसी भी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन आपके दो तरीके से पाए जाएंगे। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये यूं कहें मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला आपका होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बाधित इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझिए। देखिए, यहां पे इसको समझने के लिए हम पहले परमाणु का मॉडल हम ड्रॉ करते हैं, के बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, नील बोर एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। उन्होंने बताया क्या था कि कोई भी परमाणु हो, उसके भीतर एक चीज होती है नाभिक। नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ सेल्स होती हैं। इसके चारों तरफ क्या होता है? इसके चारों तरफ सेल्स होंगी। सेल्स का मतलब हो गया छल्ले जैसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं। इसके चारों तरफ कौन होगा? सेल्स होता है। और सेल्स के अंदर कौन होते हैं? सेल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके लिए निर्धारित संख्या हम 2n² से फाइंड आउट करते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रत्येक सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2n² के हिसाब से उनको हम अरेंज करते हैं। अब एक चीज समझिए ध्यान से। देखिए, मैंने क्या बताया कि कोई भी परमाणु अगर है, मैंने क्या मतलब, नील बोर ने बताया है, नील बोर मॉडल ऑफ एटम से, कि परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है और नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल्स में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं नाभिक की। तो देखिए, एक चीज मैंने आपको कूलम्बिक बल में बताया था कि जब कभी आपका विपरीत आवेश हो तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये आपका मान लो के सेल है, पहला सेल के होता है, एल और एम, तो के सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से ज्यादा करीब हैं। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल है वो ज्यादा कार्य करेगा। तुलनात्मक रूप से एल में थोड़ा कम होगा, एम में और कम होगा। इसका मतलब क्या है कि परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के करीब जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तुलना में कम अच्छे से बंधे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, इनको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं, अगर हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करें तो।
अगर हम उनको ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। आप चाहे उनको रगड़ के कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा के कर सकते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आप लोगों ने क्लास 10th में जो डेफिनेशन पढ़ा था वो सिर्फ इतना ही था कि आवेश के प्रवाह की दर को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ कि आवेश की जो प्रवाह की दर है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन हम क्लास 12th में डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए इलेक्ट्रिक करंट की तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर धारा उत्पन्न हो रही है तो धारा बनाने में कभी भी हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन जो कारण होता है, माने वैद्युत धारा के लिए या चालन के लिए जो कारण है कि किस टाइप के इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई है? मुक्त आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहेंगे। इस बात को मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, फिर से हम कर रहे हैं इन डिटेल में। क्या है कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए उत्तरदायी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुक्त आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है? तो इसके डेफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़ें, इसके डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे? मुक्त आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा या यूं कहें वैद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो देखिए कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत धारा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जस्ट हमने भूमिका एक बनाया है। देखिए यहां पे हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा को हम परिभाषित कैसे करेंगे? मुक्त आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है? एक शब्द यहां पे जुड़ा हुआ है मुक्त, इसको ध्यान देंगे। इसको दर्शाते करते हैं कैसे हैं? तो इसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से। ओके, जितनी बातें यहां पे लिखा रहे हैं सबको आप वन बाय वन लिखते हुए चलेंगे। तो अगर कैसे मान लें आपका आई बराबर कितना हो जाएगा यहां से, अगर मैंने मुक्त आवेश को कितना मान लिया, क्यों, और समय को टी मान लिया, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई है? अगर हम इसके यूनिट की तरफ बढ़े, मात्रक, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, अगर हम एसआई यूनिट की तरफ बढ़े इंटरनेशनल यूनिट पे, तो क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर, या अब आप देखिए यहां पे क्यू का कितना होगा? कूलाम, और इसका कितना होगा? टाइम का सेकंड। तो एक और मात्रक होता है क्या? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड होती है। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद अब डेफिनेशन ये पूछी जाती है कि एक एम्पियर की धारा, एक एम्पियर क्यों परिभाषित करिए। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग लगा लेंगे 1 एम्पियर। एक एम्पियर है क्या? इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, एक
एम्पियर, ये सब सारी चीजें पूछी गई हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एक एम्पियर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो समझते हैं इस बात को। देखिए, 1 एम्पियर कब होगा, जब हम 1 सेकंड में, या यूं कहें कि प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, 1 कूलम आवेश का यदि फ्लो हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह हो रहा है, उस समय जो हमारी धारा होगी वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। बात समझ में आई? इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि when in 1 second there will be flow of 1 coulomb of electron, 1 coulomb of charge, then the electric current will be 1 ampere। कब आपका 1 एम्पियर धारा होगी, जब आपका Q बराबर भी 1 हो जाए और T बराबर भी 1 हो जाए, तो I किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर। तो ये चीज भी आपसे पूछी गई है कई बार। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे, जब प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब वैद्युत धारा 1 एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर की होगी। ओके, ये बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब क्या है कि 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड। ओके, इस चीज को आप लिख लीजिए। डेफिनेशन आपसे कई बार पूछा गया है कि आप 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए, तो 1 एम्पियर कब होगा। हम जानते हैं कि जो धारा है आपकी वैद्युत धारा Q बराबर कितना होता है, सॉरी I आपकी धारा है, तो I किसके बराबर है, Q/T के। Q क्या है, आवेश है। मतलब जब आवेश आपका 1 कूलम होगा और समय कितना होगा, 1 सेकंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में, कैसे डिफाइन करेंगे, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह की दर, वो आवेश कैसा होगा, मुक्त आवेश होंगे। तो ये ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलम मुक्त आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो हमारी धारा होगी दैट विल बी 1 एम्पियर। द 1 एम्पियर ऑफ करंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है? बहुत ही सिंपल था चीजें, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम चर्चा करते हैं एक कैसा मात्रक है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं किस प्रकार की राशि है, क्योंकि कई बार चर्चा का विषय होता है और क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। देखिए यहां पे, देखिए आप लोग हेडिंग ऐसे लगा लीजिए, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, ऐसा हेडिंग आप लगा लीजिए। फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको।
वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझते हैं कैसे। देखिए, आप लोगों ने क्लास 11th में एक चीज पढ़ा होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियां, उनको हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। आपने सदिश राशि पढ़ा था कि ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास परिमाण हो और साथ साथ दिशा होती है, हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं किस रूप में? सदिश राशि के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी which having the magnitude as well as the direction, such quantity is known as the vector quantity। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, जैसे एग्जांपल पे अगर आप चलना चाहें, जैसे आपका फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं। लेकिन जो अदिश राशि होती है, नाम में ही लग रहा है अदिश, मतलब दिशा नहीं है इसमें, मतलब दे आर हैविंग नो डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, तो ये सब किसके कैटेगरी में आएंगी? अदिश राशियां। तो यहां पे एक बात लिखा है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है उसकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है। डायरेक्शन फिक्स होने से मतलब है, आपको पता होगी कि धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। ये बात आप जानते हो। और धारा का एक परिमाण भी होता है। मैंने कहा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। भाई करंट हम लिखते हैं ना, करंट को मैं पूछूं कितनी करंट फ्लो कर रही है, आप कहेंगे 10 एम्पियर। कितनी करंट है? 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है? परिमाण है। परिमाण तो होता ही है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये मात्रक भी पढ़ते हैं। लेकिन दिशा पे थोड़ा सा ये पॉइंट है, समझने योग्य। आप डायरेक्शन देखिए, इसको हमने कैटेगराइज कर सकते हैं। वो बात सही है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, दैट इज करेक्ट। लेकिन हम किसी राशि को सिर्फ और सिर्फ इन दो आधारों पर यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि हमारी जो राशि है, भौतिक राशि, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। हम कैसे समझते हैं? देखिए, अगर आपको किसी राशि को, देखो बात सही है कि इसके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन कोई राशि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए जरूरी है, आप लोग क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज का नियम होता था, समांतर नियम होता था, पॉलीगॉन का नियम होता था। तो अगर कोई राशि वेक्टर के नियमों को पालन करें, वेक्टर के नियमों का पालन करें, ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इलेक्ट्रिक करंट ऐसी राशियों को नहीं पालन करता। कैसे? देखिए यहां पे, जैसे एग्जांपल आप समझेंगे, एग्जांपल आप समझिए। जैसे देखिए यहां पे एक कोई फोर्स है, मान लो F1 है, ये क्या है? F2 है। मैंने कहा इनका परिणामी फोर्स किधर लगेगा? अगर 90 अंश पे है तो इनका परिणामी फोर्स यही होगा, वेक्टर F। ये बात आपको पता है। तो वेक्टर के नियम से वेक्टर F बराबर कितना होता था? F बराबर अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यही होता था। अगर मैं कहूं F2 आपका है 4 न्यूटन और F1 आपका है 3 न्यूटन, तो F किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहते थे F बराबर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अंदर आ जाएगा 16 9 25, और 25 का रूट कितना हो गया? 5। इसका मतलब है जो F है कितना न्यूटन लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। तो क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेक्टर का नियम है, वो फोर्स, मैं कहूं बल कैसा मात्रक है, आप कहते हैं सदिश है। सदिश इसलिए है क्योंकि सदिश के नियमों का पालन करता है। पालन किया कि नहीं किया? देखिए यहाँ पे 4 न्यूटन था, एक 3 न्यूटन हुआ और एक 5 न्यूटन हुआ। भाई नियम को फॉलो किया। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या है उसको समझिए। इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के साथ कुछ उल्टा है। क्या है उसको समझिए। देखिए यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के साथ ऐसा क्या होता है। देखिए, जैसे आप मान के चलिए यहां पे ये वायर है,
ये दूसरा वायर है और दोनों वायर जुड़ के एक तीसरा वायर बनाती हैं। ठीक है, ये तीनों वायर जाकर के किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, बात ध्यान देंगे। इसमें करंट जो फ्लो कर रही है, करंट बह रही है, इसको मान लिया हमने I1, यहां पे I2 और ये है I3। अब आप देखिए I1 बराबर मान लेते हैं हम 3 एम्पियर है, I2 बराबर मैंने मान लिया 4 एम्पियर है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी होती, अगर ये सदिश राशि होती तो सदिश के नियमों का पालन करती। बस सही है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 एम्पियर का स्क्वायर 4 एम्पियर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 एम्पियर स्क्वायर आपका I3 होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पर लगता है संधि का नियम। संधि का नियम क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन ये आपका वेक्टर के नियमों को पालन नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है, और इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। यहां पर जंक्शन का नियम लगेगा, संधि का नियम लगेगा। मैं संधि के नियम को आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। संधि का नियम लगता है जिसको हम जंक्शन रूल कहते हैं। जंक्शन रूल कहते हैं। जंक्शन का मतलब क्या होगा, आप लोग जैसे गए होंगे रेलवे स्टेशन पे, बड़े शहरों में, जैसे आप लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ का जंक्शन होता है। आप कानपुर सेंट्रल पे जाएंगे तो कानपुर जंक्शन है, आपको आगरा जंक्शन है, सुल्तानपुर का जंक्शन है। तो जंक्शन क्या होता है कि जब दो लाइनें आपस में मिल जाती हैं और एक तीसरी लाइन बना देती हैं। ठीक है, जैसे दो लाइनें आपस में मिल गई तो उसी तरीके से यहां देखिए ये भी जंक्शन पॉइंट है। यहां पे देखिए एक आपका ए वायर है, इधर वायर है, दोनों वायर मिलके इस पॉइंट पे मिल रही हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी में एक चीज होता है, आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, वहां पे कंजंक्शन होता है, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, आप पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के जस्ट पहले। तो कंजंक्शन क्या करता था, कंजंक्शन में दो वाक्यों या दो शब्दों को हम जोड़ते थे। तो यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, दो वायरों को जोड़ रहे हैं, एक तीसरी वायर बन रही है। तो यहाँ पे कैसा नियम लगेगा, यहाँ पे संधि का नियम लगता है, यहाँ पे जंक्शन का नियम लगता है। और जंक्शन का नियम कहता है कि ये दोनों धाराएं आपस में जुड़ जाएंगी तो 4 + 3 = 7 एम्पियर की धारा बहेगी, ना कि वेक्टर के रूल के हिसाब से I3 = 5 एम्पियर होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, सदिश राशि होती, तो सदिश के नियमों का पालन करती। तो सदिश के नियमों के हिसाब से यहां पे 5 एम्पियर होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां लगता है संधि का नियम, और संधि का नियम कहता है इन दोनों धाराओं को जोड़ लेंगे आ जाएगा 7 एम्पियर, ना कि 5 एम्पियर धारा आपकी प्रवाहित होगी। ये बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए, कोई अगर आप पूछता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है, इट इज अ टॉपिक ऑफ एन एग्जामिनेशन, आपकी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा अदिश राशि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सदिश क्यों नहीं है, तो आप बता देंगे, इस एग्जाम्पल को आप यूज कर लीजिएगा कि वायर है, यहाँ पे संधि का नियम लग रहा है, ना कि वेक्टर का नियम लग रहा है। अगर वेक्टर का नियम लगता तो 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती, बट यहाँ पे 7 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, बिकॉज ड्यू टू द जंक्शन रूल। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ओके, इसके बारे में आप लोग अगर बुक यूज कर रहे होंगे बालाजी या फिर नगीन का, तो वहां से इसके बारे में आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, मैंने जितनी बातों को बताया आप वीडियो को रिवर्स करेंगे, पीछे करेंगे, बैक करेंगे, फिर से सुनिए सारी बातों को और नोट्स में लिख डालिए, क्योंकि यहां से एक एक लाइन से चीजें पूछी गई हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एक्सप्लेनेशन में। कभी कोई 2-2 नंबर में यही पूछ लेगा कि टिप्पणी करिए, तो टिप्पणी वाले क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। ओके, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद का भी टॉपिक काफी अच्छा है। इस चीज
चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले एक चालक बनाते हैं, एक वैद्युत चालक। ये क्या है? ये वैद्युत चालक है। दिस इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। इसको मैंने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया। ये क्या है? आपकी बैटरी है। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेगी? आपकी करंट फ्लो करेगी। क्लियर है? और ये क्या है? कोई धातु का चालक है। चालक किसका होता है? चालक इज मेड अप ऑफ द मेटल्स एंड द मेटल हैविंग द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि ये चालक किसका है? किसी धातु का है। और धातुओं में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सभी जगह है, फिलहाल यहां पर भी होंगे। तो जब आप किसी चालक को, जब किसी कंडक्टर को, जब आप किसी चालक को या किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से जब आप जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से क्या करती है? फ्लो करना शुरू करती है। तो फ्लो करना शुरू करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में क्या करेंगे? मूव करते हैं। अब मैं पूछूं इलेक्ट्रिक करंट की दिशा किधर है? आई की दिशा। आई आपकी इधर फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की दिशा इधर होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्या बताया मैंने? कि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो हमेशा वैद्युत धारा के विपरीत होती है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो कर रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? अपोजिट। किधर फ्लो करेगा? अपोजिट। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आपके किधर फ्लो कर रहे हैं? सॉरी, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आप देखोगे ऐसे फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स किधर करेंगे? इधर करेंगे, जस्ट अपोजिट। किधर करेगा? अपोजिट करेगा। बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्टिव हो गई हैं, वो किधर फ्लो करेंगे? कुछ ऐसे फ्लो करेंगी। कैसे फ्लो करेंगी? कुछ इधर फ्लो करेंगी, रैंडमली फ्लो करेंगी। इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के जस्ट विपरीत करती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो लेकिन आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, यहां पे कुछ बातें आपको बताना है। तीन चीजों की हेडिंग लगाएंगे, तीनों एक साथ बताना है क्योंकि टॉपिक आपका कंबाइंड रूप में होता है। हेडिंग लगाइए सब लोग। लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, हेडिंग है आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य, मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। ओके, और दूसरी चीज क्या है? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। और अगला होता है तथा अपवाह या अनुगमन वेग, तथा अपवाह, अपवाह या लगा लीजिए, अपवाह या अपवाह या अनुगमन वेग, अपवाह या अनुगमन वेग। इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। आप इसको हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाइए। उसके बाद हम वन बाय वन तीनों टॉपिक को समझते हैं। हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने? तो यहां पे देखिए,
पहले हम फंडा को समझेंगे। मैंने यहां पे आपको देखेंगे 3 चीजें हैं हेडिंग में। एक है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ, मतलब होता है, इसको बोलते हैं फ्री मीन पाथ, मीन फ्री पाथ कहते हैं इंग्लिश में। श्रांति काल का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, तथा अपवाह या अनुगमन वेग, अपवाह या अनुगमन वेग मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझते हैं चीजों को, देखिए कैसे हम समझेंगे, हाउ वी रियलाइज इट। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर का मतलब चालक, चालक लिया, इसको वायर के थ्रू बैटरी से जोड़ेंगे, और जब बैटरी से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, धारा बहेगी, और जब धारा बहेगा तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में मूव करना शुरू करेंगे। फिर से समझिए, देखें मैंने क्या कहा कि हमने एक कंडक्टर लिया, क्या लिया हमने, वी हैव टेकन अ कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर आया, कंडक्टर को क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर दिया, वायर से किसको कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या बहेगी, धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट बहेगा तो उसकी विपरीत दिशा में कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर इस बात को समझ में आ गया तो तुरंत आप पहले लाइक करिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो पहले आप कर दो, तुरंत करिए आप लोग पहले। इसी बात पर अगर समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करिए और तुरंत लिख करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुरंत आप लाइक करिए जितने लोग लाइक नहीं किए। क्या बताया मैंने कि जब किसी कंडक्टर को हम वायर के थ्रू बैटरी से जब मैं कनेक्ट करता हूं तो उस बैटरी से निकलती है करंट, और करंट के विपरीत दिशा में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या ऐसे ही फ्लो करेगा, एक सीक्वेंस में फ्लो करेगा कि एक के बाद एक फ्लो करेगा? ऐसा नहीं होता है, रैंडमली फ्लो करते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करते हैं। समझिए इस बात को, ए वाला इलेक्ट्रॉन है, कोई यहां इलेक्ट्रॉन होगा, कोई इधर पे इलेक्ट्रॉन होगा, कोई यहां होगा। अब इलेक्ट्रॉन पता लगा ए इससे आपका टक्कर हो गया, इस बात को समझेंगे। देखिए पता सॉरी, अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन पता लगा यहां से टक्कर हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन का इधर, फिर इधर, ए वाला इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे टक्कर कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि माध्य मुक्त पथ क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, कि जब आपने करंट को फ्लो किया तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करना शुरू किए तो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करती हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। पता लगा कोई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टक्कर किया तो आपस में कुछ तो डिस्टेंस है, और यही डिस्टेंस कहलाता है क्या, माध्य मुक्त पथ कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में टक्कर कर रही हैं तो कुछ ना कुछ दूरी है, तो उस दूरी को मैंने क्या कहा, मीन फ्री पाथ कहा। मीन फ्री पाथ मीन्स क्या होता है, माध्य मुक्त पथ, और उनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। जो समय लगता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर में जो लगने वाला समय है, वही समय हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। मींस इन इंग्लिश इट इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। ये बात समझ में आई है? देखिए फिर से समझिए, देखिए मैंने क्या कहा आपसे, गर्मी बहुत ज्यादा आज पड़ रही है, तो लाइट चली गई है, लग जाएगा जल्दी इन्वर्टर वगैरह, फिर उसके बाद अच्छे से सारी चीजें चलेंगी। तो देखिए फिलहाल डोंट वरी, मैंने क्या बताया कि अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर हो रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, और वही दूरी मेरी कहलाती है क्या, माध्य मुक्त पथ, मींस मीन फ्री पाथ कहते हैं। और दो टक्करों के बीच जो समय लगता है, दैट टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम, इन हिंदी इट इज नोन एज द श्रांति काल। ओके, अब परिभाषित करते हैं, तो लिखिए, चलिए खटाखट अब लिखना शुरू करते हैं हम लोग। पेन कलम आप लोग उठा लीजिए और लग जाते हैं अपने टारगेट पर। लिखिए, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे
किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को क्या कहेंगे? माध्य, या इसको हम रेड पेन से कर देते हैं, क्या बोलेंगे उसको? माध्य मुक्त पथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ओके, ये तो आपकी डेफिनेशन होगी मीन फ्री पाथ की। उसके आगे लिखेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे तथा टक्करों के बीच समयांतराल को या समयांतराल लिख लीजिए, समय अंतराल को क्या कहेंगे? श्रांति काल कहेंगे। श्रांति काल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्रांति काल को रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहेंगे? श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक क्या था आपका? श्रांति काल था, और एक माध्य मुक्त पथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बढ़ेंगे, मतलब आपका अनुगमन या प्रवाह वेग क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया इसका। चलिए, इसके बाद हम लोग हेडिंग का जो तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? अनुगमन या प्रवाह वेग, उसको समझेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब सारी चीजें आती हैं पेपर में। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में सब चीजें डिफाइन करने को आती हैं, परिभाषित, तो सब कुछ आप लिख लेंगे नोटबुक में। ओके, चलिए इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे अनुगमन या प्रवाह वेग। इसको इरेज करते हैं। इसके बाद जो अपनी हेडिंग होगी अनुगमन या प्रवाह वेग। अनुगमन या प्रवाह वेग राइट डाउन करेंगे। हेडिंग क्या है अपनी? अनुगमन या
प्रवाह वेग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसको डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसको हम परिभाषित करते हैं पहले। लिखिए लिखिए बैटरी का विभवांतर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बैटरी का विभवांतर लिखते हुए चलेंगे, साथ साथ लिखिए सब लोग। इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, है। साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, नहीं कर पाता है, बल्कि वह उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। जो कि इलेक्ट्रॉन के इसको लिखते हुए चलेंगे, ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। अब आगे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के इस नियत सूक्ष्म, इसके आगे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमनीय प्रवाह वेग कहते हैं। अनुगमन या प्रवाह वेग, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है।
ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जो अनुगमन या प्रवाह वेग है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो क्या है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। और इलेक्ट्रॉन के इस सूक्ष्म नियत वेग को हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग या इंग्लिश में कि हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक चीज लिखना चाहो तो इसको वीडी से हम प्रदर्शित करते हैं। लिख लो एक लाइन और, इसे वीडी, डी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट, वी माने वेलोसिटी, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से। इस बात को आप लिख लीजिए। तो आज देखिए हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया है कि मीन फ्री पाथ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? मीन फ्री पाथ देखा। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि जब कंडक्टर हो, क्या हो? कंडक्टर। अब उस कंडक्टर को मैंने वायर से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपका फ्लो करेगा। यहां से आई करंट आपका फ्लो करना शुरू किया। अब आई करंट जब यहां पे कंडक्टर से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? विपरीत दिशा में गमन करेंगे। तो जब गमन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। तो टकराने में जो समय लगता है उसको मैंने क्या कहा था? श्रांति काल। टकराने में जो समय लगता है वो मेरा क्या है? श्रांति काल है। श्रांति काल बोले तो रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो समय जो लग रहा है, तो टक्करों के बीच में जो दूरी थी मैंने उसको क्या नाम दिया था कि इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहते थे। उसको भी मैंने डिफाइन किया था। और अनुगमन वेग को भी मैंने बता दिया कि जब विभवांतर आप अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत त्वरित नहीं हो पाते हैं, फिर बाद में जो अतिसूक्ष्म वेग उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम बीडी से दर्शाते हैं। ये बात समझ में आ गई है? किससे दर्शाते हैं? बीडी से दर्शाते हैं। ओके, अब देखिए बाकी चीजों को तो हम कल ही करेंगे। आप लोग को कुछ बातें बता दें जो हमें शेयर करना है। शेयर ये करना है कि आप लोग जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, पहली बात, जो आप वीडियो जब भी देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, सिर्फ वीडियो देखने से काम चलने वाला आपका नहीं है। आप जब भी वीडियो देखें एक पूरी मूड बना के आप देखिए कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। पूरी चेष्टा के साथ आप बैठिए। आपके पास रफ कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेन चलना चाहिए। आप एक टेबल पे बैठिए, पढ़ाई करिए। एक तरीका होता है। बाकी आप आराम से ऐसे बेडरूम में अपना लेट जाओ, तखत पे अपना लेट जाओ, चौकी पे, फिर आप आसानी से ऐसे वीडियो देखिए, तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ। इस ऑनलाइन वीडियो का तभी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जब आप एक टेबल पर बैठे हैं, एक आप चेयर पर बैठे हैं, सामने टेबल हो और आप पूरी चेष्टा के साथ, ऐसा ना हो। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, कभी कभी यूट्यूब वीडियो में एक ड्रॉबैक्स होती हैं कि पता लगा आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, फिर कहीं पता लगा फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है, टेलीग्राम पर आने लगता है, या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं इससे एक निजात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने का मैं अच्छा तरीका आपसे बता दूं, आप वीडियो को डाउनलोड कर लो।
डाउनलोड कर लीजिए अच्छे क्वालिटी वीडियो अगर मेरी देखनी है तो आप आसानी से 360 पर डाउनलोड कर लो। 360 क्वालिटी पर डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप वीडियो जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सारी बातें क्लियर होंगी। एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल को भी अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने क्या बताया आपको कि वीडियो यूट्यूब का पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करोगे आपके डाउनलोड ऑप्शन में रहेगा, उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप नेट ऑफ करके पढ़ाई कर सकते हो। नेट ऑफ करे रहोगे ना आपका फेसबुक का नोटिफिकेशन आएगा, ना व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, और ना ही आपका टेलीग्राम आएगा, ना इंस्टाग्राम। मतलब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। ओके, तो पढ़ाई करने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं आपसे बता दूं, मैं खुद एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो अपना कुछ एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो शेयर करने का यही तरीका है कि अगर आपको ये सब समस्या आ रही हैं तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लो। सुबह उठिए, जो वीडियो आपको पढ़ना है आप उनको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आराम से जब भी आपको समय मिले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को करो, शेयर करो, आप भी करिए। देखिए मैं आपको अगर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ नॉलेज तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यू हैव ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक द, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज अ मोटिवेशन फॉर अस। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। ओके, कल हम मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।